देखिए नॉर्मली क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 15 डेज ऑनवर्ड 10 to 15 डेज ऑनवर्ड्स जो ग्राफ्ट हमने लगाए ना उनमें शेडिंग चालू होता है। मतलब ग्राफ्ट तो हमने लगा दिए, उसमें जो हेयर थे ऑलरेडी वो झड़ना चालू होते हैं 10 से 15 दिन के बाद। एंड ये कंटिन्यू हो सकता है 2.5 से 3 महीने तक, कुछ पेशेंट में 3.5 महीने तक। इसको शेडिंग फेज बोला जाता है। तो इस समय जो एरिया आपका ट्रांसप्लांटेड होता है वहां पे नंबर ऑफ हेयर्स बहुत कम दिखते हैं। हमने जितने लगाए हार्डली उसके 20-30% दिखते हैं। क्योंकि अच्छा ये भी चीज समझने वाली कि शेडिंग फेज में सारे बाल एक साथ नहीं गिर जाते। अच्छा, कोई बाल 10th डे में गिर रहा है, कोई बाल तीसरे महीने में गिर रहा है। तो सर्टेन नंबर ऑफ हेयर्स वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। 3-3.5 महीने के बाद से रैपिडली ग्रोथ आता है। एंड अगर डोनर एरिया अच्छा था, डोनर का क्वालिटी वाज नाइस, लगभग 6 महीने में आई वुड से अराउंड 70-75% रिजल्ट आ जाता है। मतलब अगर उस व्यक्ति को कोई पर्सन पहली बार 5-6 महीने बाद देखता है तो वो बोल नहीं पाएगा कि ही और शी वाज बॉल्ड। एंड फाइनल रिजल्ट तो ऑफ कोर्स आपको 10 to 12 मंथ्स तक आते रहता है। थोड़े बाल डेंसिटी आपकी इंप्रूव होते रहती है लगातार। टेक्स्ट जो बोलता है, रिसर्चर्स जो बोलते हैं कि 12 मंथ्स तक भी ग्रोथ आता है और कुछ केसेस में तो 15 मंथ्स तक भी ग्रोथ आता है। लेकिन सर आपने वैसे बोला था लोकल एनेस्थीसिया से किया जाता है, बट कुछ ऐसा फिर भी ऐसा है तो सम काइंड ऑफ पेन दे हैव टू अंडरगो, या फिर उनको वर्क वगैरह से भी ब्रेक लेना पड़ सकता है क्या? I'll tell you। तो देखिए लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना, ये भी क्लिनिक टू क्लिनिक प्रोटोकॉल सबका अलग होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर प्रोटोकॉल अलग होता है। मैं नॉर्मली इंसुलिन सिरिंज, आपने इंसुलिन सिरिंज देखा होगा, उसकी नीडल ना बहुत ही फाइन होती है। लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ये मच्छर का जो डंक रहता है वैसा रहता है, बहुत पतला। और उसकी डेप्थ भी 5 मिलीमीटर रहती है। तो उसको जब लगाते हैं ना एनेस्थीसिया, क्योंकि मैंने भी सर में PRP कराया है तो आई नो दैट सेंसेशन। वो लिटरली आपको एक मॉस्किटो बाइट जैसा फील होता है। और वो मल्टीपल जगह आई वुड से अराउंड 15-20 जगह हमें 1-1 सेंटीमीटर के गैप में लगाना होता है। तो उसमें मैं तो क्योंकि डेली ट्रांसप्लांट करता हूँ, मैं जब एनेस्थीसिया लगाता हूँ पेशेंट से फीडबैक भी लेते रहता हूँ। तो नॉर्मली 3-4 लगने के बाद ना वो नहीं कुछ नहीं फील हो रहा है, ऐसा वो हो जाता है पेशेंट्स का। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, नो, बहुत बेरेबल रेंज में वो होता है। मॉस्किटो बाइट आप समझ लीजिए कैसा है, आपको 10-15 मॉस्किटो बाइट हो रही है वैसा ही फील होगा, और 10 से 15 सेकंड के बाद वो एरिया पूरा नम हो जाता है। वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ पेशेंट को इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता। और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको स्लाइट स्वेलिंग एक्सपीरियंस हो सकती है फोरहेड में, बट वो पेनफुल नहीं होगी। अगर एनेस्थीसिया अच्छे से दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का एनेस्थीसिया दिया गया है, तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ट्रांसप्लांट कोई पेन नहीं होता। स्वेलिंग दिख सकती है 2 से 3 दिन, बट वो पेनफुल नहीं रहेगी। और नॉर्मली मेरा जो प्रोटोकॉल है, मैं पेशेंट को बोलता हूँ 2 से 3 दिन तक एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेन कीजिए। घर में रहिए, आराम कीजिए, टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, थोड़ा भाग दौड़, ये सब 3 दिन एटलीस्ट ना करें आप। चौथे दिन से मेरा मतलब जो प्रोटोकॉल है वो है कि आपका अगर सिटिंग जॉब है, आपको ऑफिस में बैठना है या आपकी शॉप है जहां पे आपको सिर्फ बैठना है, तो आप चौथे दिन से जाके बैठ सकते हैं। 7th डे हम पेशेंट का हेड वॉश करते हैं, उसके बाद ही और शी इज फ्री टू गो एनीवेयर। खुला रख सकते हैं, ढकने की जरूरत नहीं है। 7th डे से वो जिम भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइल्ड कार्डियो वगैरह कर सकते हैं। 15 डे ऑनवर्ड्स वो एक्टिव वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग सब स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसकी एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स पर अगर हम बात करें, लाइक इफ लेट अस कंसिडर एज अ वर्स्ट केस सिनेरियो, what could be the worst case scenario sir? Like एक वो भी आता है, बिकॉज आपने बोला भी कि ब्रेन से बहुत पास है, सो इज दिस अ मिथ दैट इट कैन इम्पैक्ट, और वाज देयर सर्टेन एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री भी है या फिर कुछ नोन केसेस हैं? देखिए क्या होता है, वर्स्ट आप पूछेंगे, एनी मेडिकल प्रोसीजर का वर्स्ट हो सकता है, वो है डेथ। सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, एनी। मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे आई हैव सीन पेशेंट जो एक छोटा सा चीरा लगाने के बाद सेप्टिसीमिया में लैंड अप करके 3 दिन बाद डेथ हो गई उनकी। अनफॉर्चुनेट थिंग्स कैन हैपन। आई हैव रेड सम न्यूज़ आल्सो सर, जो मैं रिसर्च कर रहा था, आई थिंक दिल्ली में 2022 में एक ऐसा केसेस आया था। यस वाइडली रिपोर्टेड केस था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इट वाज अ क्लिनिक रन बाय टेक्नीशियन, वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था। क्या होता है, देखिए मैंने बताया ना, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर, एक छोटा सा चीरा भी आप लगाते हैं, अगर उसमें जो बेसिक सर्जिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं, तो वर्स्ट केस में वो पूरी बॉडी में सेप्टिसीमिया हो सकता है, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं जहर फैल गया बॉडी में, एंड पेशेंट माइट डाई। दैट कैन सेम हैपन विद हेयर ट्रांसप्लांट। बट अप टिल जो मैंने अभी तक डाटा देखा है, पूरे इंडिया में लगभग 4 या 5 पेशेंट्स की डेथ हुई है इतने सालों के हेयर ट्रांसप्लांट में। तो डाटा जब आप कंपेयर करेंगे वो डेथ का, इट इज एक्सट्रीमली लो। 5 डेथ इन इतने लंबे, और इतने सारे, मैं बोलूंगा दिन में इंडिया में नहीं बोलते भी 1-8 लाख हेयर ट्रांसप्लांट तो होते ही होंगे मिनिमम। उतने में इतना डाटा इज नेग्लिजिबल, है ना। बट स्टिल अगेन ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी, जो मैंने पढ़ी, वो अनक्वालिफाइड सेंटर्स जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, या डॉक्टर्स हैं बट बस नाम के लिए हैं, या क्वालिफाइड
क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, ऐसे सेंटर्स में ही ये सब इशू होता है। क्योंकि क्या होता है, एज अ सर्जन एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है जो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एम्बेडेड हो चुका होता है। हम कुछ भी करें, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या कुछ भी कोई भी सर्जरी हो, तो वो बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा एंड पेशेंट इज हेल्दी, कोई मेजर इशू नहीं है, तो ऐसा कुछ भी अनवांटेड थिंग नहीं हो सकती है। थोड़ा बहुत ये होगा, किसी को पेन हो सकता है, किसी को पेन कम हो सकता है, किसी को स्वेलिंग ज्यादा आ सकती है, कम आ सकती है। ये सारी चीजें रिलेटिवली काफी अच्छे से मैनेज की जा सकती हैं। ओके, हाँ, बट देन वर्स्ट केस सिनेरियो में दिस इज नेग्लिजिबल ऑफ कोर्स सर। ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, आप डाटा कंपेयर करेंगे तो अगर मान लीजिए 15 साल का भी डाटा लेते हो, 2010 से मान लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स इंडिया में अर्ली 90s से स्टार्ट हो गया था। आप 2010 से भी काउंट करते हैं तो 15 सालों में डेली पूरे इंडिया में ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें सिर्फ 5 डेथ अब तक रिपोर्टेड है। तो इट इज नथिंग। ओवर प्रॉमिसिंग ऑफ द रिजल्ट्स भी होता है क्या सर? बिल्कुल। पैकेजेस महंगे भेजन। या लेट मी कम टू दैट क्वेश्चन, इट केम टू माइंड। एक नॉर्मल पर्सन है हु इज कंसीडरिंग हेयर ट्रांसप्लांट, एंड आप जैसे अभी कहा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं हु डू नॉट हैव अ क्वालिफाइड पर्सनल, बट हमको बाहर से समझ में नहीं आता सर, लाइक कीपिंग द इंटीरियर्स एंड ऑल आजकल सब कर लेते हैं। आप कैसे किसी को बताएंगे कि या कुछ ऐसे गाइड हैं क्या हमारे पास, व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, वाइल चूजिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट यू शुड फॉलो दीज एंड दीज मेजर्स? देखिए, आपका कहना सही है। जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो आजकल तो क्लिनिक्स को तो बिल्कुल ऐसा लाउंज जैसा सजा दिया जाता है, कैसे समझेंगे। देखिए, 3-4 चीजें माइंड में रखनी चाहिए पेशेंट्स को। एक तो पहले जब वो क्लिनिक विजिट करें, थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च कर लें। आजकल डेफिनेटली सबकी वेबसाइट होती है। ज्यादातर जो क्लिनिक्स कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोवाइड करते हैं, उनका कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रेजेंस भी होता है। तो एक बार उस पेज में आपको डॉक्टर रेडिली विजिबल है कि नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे क्लिनिक के पेज मिलेंगे, आई विल नॉट नेम देम, जिसमें सिर्फ पेशेंट के रिजल्ट शेयर्ड है, लेकिन कोई एक्टिव पर्सनल या डॉक्टर का कंसल्टेंट आपको कभी भी नहीं दिखेगा। सिर्फ पेशेंट के रिजल्ट दिखेंगे। वेबसाइट में भी कोई डॉक्टर की फोटो नहीं दिखेगी आपको, और उनके यूट्यूब या इंस्टा फेसबुक प्रेजेंस में भी कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा, सिर्फ पेशेंट टेस्टिमोनियल्स दिए जा रहे हैं। तो पहला एक रेड फ्लैग है ना। क्योंकि अगर मैंने ट्रांसप्लांट किया है तो आई वुड ओन अप टू इट एज अ ट्रॉफी, ये मेरा पेशेंट है, इतना अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, पहली चीज ये है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करके आप जाइए। दूसरी चीज है कि जब आप जाएं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट लगेगा, लेकिन मेक श्योर आप पूछ लें डॉक्टर से कि आप सर्जन है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो NMC है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से डॉक्टर्स विद सर्जिकल बैकग्राउंड एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ये क्वालिफाइड है टू प्रैक्टिस हेयर ट्रांसप्लांट। तो थोड़ा सा एक चीज को भी मेक श्योर कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि होम्योपैथ्स भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं जो उनके बोर्ड ने उनको परमिट किया कि नहीं किया, मुझे फ्रैंकली नहीं मालूम, तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा। बट जो NMC की गाइडलाइन है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बिकॉज आई एम एलोपैथ डॉक्टर, तो मुझे अपनी जो मेडिकल बॉडी है उसके बारे में मुझे मालूम है। तो ये थोड़ा सा आपको पूछना है। रायपुर में एक ऐसा क्लिनिक भी है जो लोगों को कोट पहना के बिठा देते हैं कि डॉक्टर है बोल के। और क्या होता है कि आप जब पेशेंट के तौर पर जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा डॉक्टर आपकी क्वालिफिकेशन क्या पूछना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बैकग्राउंड आपका जो चेक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय रोल प्ले करता है ना। तीसरी बात है, जब आप पहुंच गए हैं, डॉक्टर्स श्योर कि ठीक है, उनके रिजल्ट्स के बारे में बात कीजिए, उनको बोलिए अब अपने पुराने रिजल्ट्स दिखाइए। मैं तो पेशेंट को बिना बोले ही अपने पुराने रिजल्ट दिखाता हूँ। बिकॉज देखिए, मेरी बात तो वो अभी आया है, मेरा जो रिजल्ट है वो देख के ही मेरे पे भरोसा या ट्रस्ट जनरेट कर सकता है। तो आई हैव टू शो हिम और हर माय ओल्डर रिजल्ट्स। ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हो सके तो चौथा, थोड़ा सा उनके हॉस्पिटल का या क्लिनिक का एक जो OT सेटअप वगैरह रहता है वो आप देख लीजिए। बिकॉज OT शुड बी इक्विप्ड। वहाँ पे पैरामोनिटर्स मतलब आपने देखा होगा ना, जिसमें हार्ट रेट, पल्स, BP ये सब दिखाता है, उसको वो होना चाहिए। एनेस्थीसिया के लिए बेसिक इक्विपमेंट्स होना चाहिए। लाइफ सेविंग किट्स वगैरह होती हैं, वो सब होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ये 4 ही चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखनी चाहिए। सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स तो नहीं होंगे। देखिए, क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में नहीं आता। समझिए आप, हेयर ट्रांसप्लांट जनरल सर्जन भी कर सकता है, प्लास्टिक सर्जन भी कर सकता है, डर्मैट भी कर सकता है, मैक्सिलोफेशियल भी कर सकता है। तो जो सर्जरी बैकग्राउंड के सारे लोग कर सकते हैं। तो ये वाइडली स्प्रेड है, है ना। तो हम जैसे बोल नहीं सकते कि ये तो यही करता है। इट्स अ मल्टी डोमेन आप बोल सकते हैं सर्जरी। बट ये है कि इसमें रादर देन डोमेन आई वुड से एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट करता है। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट जस्ट सर्जरी, इट्स एन आर्ट विद साइंस। आर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। हेयर लाइन डिजाइनिंग सबसे पहली बात। अभी मैंने बहुत नीचे हेयर लाइन बना दी या बहुत ऊपर हेयर लाइन बना दी तो वो बहुत गंदा लगता है। एंड पॉसिबल अगर गलत हुआ तो पीपल कम टू मी। मैं दिल्ली के एक क्लिनिक का नाम नहीं लूंगा, 3 पेशेंट सेम क्लिनिक से मेरे पास आए जो छत्तीसगढ़ के थे। उन्होंने फोरहेड इतना छोटा, लिटरली 4 सेंटीमीटर का फोरहेड उनका बना दिया।
तो वो उनका फोरहेड ना लिटरली बच्चों जितना है, मतलब आप इमेजिन एक गोल्डन रेशियो होता है जब हम फेस की बात करते हैं, चिन से ये एरिया, नोज का इतना और इतना एरिया, ये लगभग बराबर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब फोरहेड इतना सा हो जाएगा, बाकी उतना ही लेंथ पे है, तो आप सोचिए वो पेशेंट दिखेगा कैसा। तो मुझे लिटरली वो हेयर्स निकालने पड़े, हेयर लाइन रीडिजाइन करनी पड़ी। अब बाल निकाले ना, उसकी थोड़ी बहुत स्कारिंग रह जाती है जो परमानेंट रहती है, आई कांट हेल्प इट, है ना। वो बॉच्ड अप जॉब है, आप कितना भी अच्छा कोशिश करें 100% नहीं रिकवरी होती वो है। तो उसके अलावा जब हेयर्स आपके हम लगाते हैं ना, नेचुरल हेयर भी कभी 90 डिग्री में नहीं उगते। दे हैव सर्टेन एंगल एंड सर्टेन डायरेक्शन। जैसे आप शैम्पू करके निकलते हैं, आप अगर कोम नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल एक तरफ घूम जाते हैं, है ना। ये नेचुरल डायरेक्शन है हेयर का, तो वी नीड टू मिमिक इट। और सामने के जो बाल होते हैं ये आपके स्कैल्प से लगभग 10 से 15 डिग्री में ग्रो करते हैं, पीछे के स्कैल्प के हेयर जो है वो 35-40 डिग्री पे ग्रो करते हैं। तो ये एंगुलेशन पूरा मेंटेन करना पड़ता है, तब नेचुरल रिजल्ट निकल के आता है। एक डायरेक्शन मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें विद एक्सपीरियंस आती हैं। आज से 15 साल पहले जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट चालू किया, आई वाज नॉट दैट परफेक्ट। ये सब चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती थी। ऑफ कोर्स इसीलिए मेडिकल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस बोला जाता है, क्योंकि हम लगातार चीजें सीखते रहते हैं। ऐसा है। तो अब वो आर्ट, इतना जितना साइंस इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट में, आर्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। और आर्ट जो है वो बिना एक्सपीरियंस के नहीं आ सकता।